हमने पिछली वीडियो में इतिहास क्षेत्र का वर्गीकरण किया था। उस वीडियो में हमने आपको राजनीतिक इतिहास के बारे में बताया। वो आपकी वीडियो थी लेसन 1 की वीडियो संख्या 2। ये वीडियो है लेसन 1 की आपकी वीडियो संख्या 3। इतिहास क्षेत्र का वर्गीकरण कर रहे हैं हम। उसमें दूसरा बिंदु आज हम देखेंगे वो है सामाजिक इतिहास। इतिहास का जो दायरा है वो बहुत विस्तृत है। उसमें हम सामाजिक इतिहास पाठ को आज पढ़ेंगे। वर्तमान में सामाजिक इतिहास लेखन की प्रवृत्ति इतिहासकारों में बढ़ी है। लगभग प्रत्येक देश में विभिन्न वर्गों के, हम आपको पहले भी एक उदाहरण देके आए थे। एक व्यक्ति का भी अगर हम इतिहास की बात करते हैं, उसके भी संबंध है, उसके परिवार हैं, उसका जीवन है, उसके जीवन के विभिन्न पहलू हैं। तो आर्थिक संबंधों का, परिवार का स्वरूप, गृहस्थ जीवन, श्रमिकों की दशा, मतलब अन्य अन्य जो भी आपके बिंदु हैं वो सारे प्रकृति के प्रति मानवीय विचारों का अध्ययन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक जीवन तथा भौतिक परिवेश से उत्पन्न धर्म आपका नैतिकता है, रीति रिवाज है, संस्कार है, ये सब इसी पार्ट में आएंगे। शिक्षा, साहित्य, संगीत, नृत्य, वास्तुकला इत्यादि अनेकों चीजों का अध्ययन इस भाग में किया जाता है। इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण स्थान है। 20वीं सदी के प्रमुख इतिहासकार एजे टाइनबी जो है, टाइनबी की अगर हम बात करें, ने समाज को इतिहास की आधारशिला बताया है। समाज को आधारशिला बताया है इतिहास की। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज ही नहीं होगा तो इतिहास किसका लिखेंगे। उनका विचार है कि इतिहास का विकास विभिन्न युगीन समाजों से हुआ है, न कि व्यक्ति और राष्ट्रों से। अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार के अलग अलग विचारधाराओं के समाज रहे, तो उनसे ही इतिहास का जो है निर्माण हुआ है, ये उन्होंने कहा। सामाजिक इतिहास को लोकप्रियता दिलाने वाले इतिहासकार CM ट्रेवलियन ने रेखांकित किया। ट्रेवलियन क्या कहते हैं, इतिहासकार हैं। सामाजिक इतिहास में एक अलग से विषय लेकर आने में इनकी बड़ी भूमिका है। सामाजिक इतिहास के अभाव में आर्थिक इतिहास मरुस्थल तथा राजनीतिक इतिहास अवर्णनीय है। इसी प्रकार कोम्टे ने इतिहास को सामाजिक भौतिक शास्त्र की संज्ञा दी है, जिसके अंतर्गत मानवीय व्यवहार के सामान्य नियमों का अध्ययन किया जाता है। अतः सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन इतिहास का सार है। भारत के संदर्भ में अगर हम यहाँ ये बताना जरूरी है, यह थोड़ा कम इसका विकास हुआ, कम गति थी। यह राजनीतिक उथल पुथल, एक राजवंश के स्थान पर दूसरे राजवंश की स्थापना, उनका उदय पतन ही, मतलब कुल मिलाकर राजवंशों का ही इतिहास जो है ज्यादा भरा पड़ा है। इनके ऊपर ही ज्यादा ध्यान दिया गया था, इसलिए सामाजिक इतिहास के ऊपर कम। लेकिन फिर भी जब इन राजवंशों का इतिहास लिखा गया तो उस समाज के बारे में भी बहुत सारे विचार उनमें रखा गया। उदाहरण के लिए प्रोफेसर जो RS शर्मा द्वारा रचित शूद्रों का प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत में भौतिक प्रगति और सामाजिक संरचनाएं प्रमुख पुस्तकें हैं। रोमिला थापर ने भी सामाजिक इतिहास का अध्ययन किया। KP जायसवाल ने पुरातन काल की भारतीय हिंदू संस्कृति का वर्णन किया। या आप इतिहासकारों के नाम जरूर थोड़ा याद रखना शुरू कर दें। पूरे 3 के 3 साल आगे भी अगर आप इतिहास रखते हैं तो इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, काम आएंगे। KP जायसवाल, हिंदू पॉलिटी इन्होंने लिखी थी। हिंदू जो संस्कृति है उसका वर्णन किया, भारतीय संस्कृति का। तो वर्तमान में नारी का अध्ययन भी, नारी की जो स्थिति है, नारी की स्थिति का अध्ययन भी जो है सामाजिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है। इंपॉर्टेंट पहलू है ये भी सामाजिक इतिहास का। तो कुल मिलाकर हमने इस भाग में पढ़ा कि कैसे सामाजिक इतिहास महत्वपूर्ण है और क्या क्या उसकी ब्रांचेज हैं। आर्थिक इतिहास शब्दों से स्पष्ट होता है वैसे तो कि क्या इसके अंदर होगा। ये भी एक मुख्य प्रमुख शाखा है। इसका जो विकास है वो 19वीं और 20वीं सदी में हुआ। आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो आपको पता है ये पूरी तरह से व्यापार, वाणिज्य, उद्योग का जो है काल है आधुनिक काल। इसमें तो इसके बारे में बहुत सारा काम चलता है। अर्थ संबंधी इतिहास लिखने का रुझान विशेष रूप से आधुनिक काल में उत्पन्न हुआ। कोम्टे, आपके बर्कले, कार्ल मार्क्स,
इतिहासकारक हैं, विचारक हैं। जैसे सरीखे द्वानों ने इस संदर्भ में उल्लेखनीय योगदान दिया इन लोगों ने। मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या जो की उत्पादन के साधनों और शक्तियों के विकास स्तर के साथ जोड़कर प्रस्तुत की। उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि समाज का प्रारंभ आजीविका के साधनों के विकास के साथ हुआ, उनमें बदलाव के साथ समाज में बदलाव आया। उदाहरण के लिए लकड़ी के हल के स्थान पर खेतों में लोहे का हल चलेगा तो समाज में बदलाव आएगा। स्वाभाविक सी बात है, पहले लकड़ी का हल था, फिर लोहे का हल आ गया, तो जमीन को खोदना जो है ना बहुत सरल हो गया, खेती आसान हो गई, खेती सरल हो गई, खेती की उपज भी बढ़ी। तो ये समाज में परिवर्तन आया। ट्रैक्टर से और ज्यादा परिवर्तन आ गया जब ट्रैक्टर आया। तो क्रांतिकारी परिवर्तन जो है आते रहे समाज में। तो ये विचारधारा बड़ी सटीक बैठती थी उस समय। विशेषतः आर्थिक इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत आजीविका के साधनों, क्या क्या आएगा इसमें, आजीविका के साधनों, उनमें बदलाव, क्या क्या बदलाव आए उन साधनों में, विभिन्न वर्गों के बीच, विभिन्न जो वर्ग, अमीर गरीब, श्रमिक मालिक मजदूर जो भी हैं, उनके बीच जो अंतर विरोध आया, जो उनके संबंध थे वो अंतर विरोध के ज्यादा थे। इन संबंधों पर जोर जो है दिया गया है। आर्थिक परिस्थितियों के बदलने से कैसे सामाजिक संस्थाओं व व्यवहार में बदलाव आता है, ये बड़ा ही रुचिकर आर्थिक इतिहास का पक्ष है। जीएम क्लार्क के मतानुसार इतिहास क्षेत्र के अंतर्गत एक उच्च स्थान प्राप्त कर लिया आर्थिक इतिहास ने। विशेषतः रजनी पामदत्त, हिरेन मुखर्जी, ये इतिहासकारक हैं, इनके नाम भी आप याद कर सकते हो। रजनी आधुनिक जो है, हिरेन मुखर्जी और डीडी कोसाम्बी, रामशरण शर्मा, रोमिला थापर, इरफान विमी, सब नाम जो है आर्थिक इतिहास में आप याद कर सकते हैं। फिर आता है आपका संवैधानिक इतिहास, संविधान से संबंधित। कुछ ही समय में जन्मी एक स्वतंत्र शाखा है, ये भी ब्रांच है। क्लार्क के अनुसार, जीएम क्लार्क ने क्या कहा, इसमें अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है आपका, संस्थाओं का इतिहास। जैसे आज हमारे यहाँ लोकसभा है, राज्यसभा है, इन संस्थाओं का इतिहास। ये हर काल में चलती रही संस्थाएं। आप पुराने काल में भी पढ़ेंगे तो भी संस्थाएं थी। सब आपको सभा समिति का वर्णन मिलेगा, हम पढ़ेंगे आने वाले इतिहास में भी। उनका विचार है कि वैधानिक इतिहास गहन तौर पर राजनीति से जुड़ा हुआ, फिर भी उसके अलग से अध्ययन की जरूरत है, क्योंकि स्वयं वैधानिक संस्थाओं ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। गहरा प्रभाव समाज पर इन संस्थाओं का रहा, इसलिए इनका अलग से अध्ययन की जरूरत है। जबकि संस्थाएं राजनीतिक इतिहास का ही पार्ट है वैसे तो। उनके स्वरूप में बदलाव सामाजिक परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है। मनुस्मृति, अगर हम पुरानी बात करें तो मनुस्मृति जो मुख्य ग्रंथ था आपका, जस्टिन कोड, दूसरे देशों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये चलता था। हम्मुराबी कोड, मेकाले के इंडियन पेनल कोड ने समाज पर व्यापक प्रभाव डाला। कानून की संहिताएं थी, नियमों की संहिताएं थी। जर्मनी के ब्लैकस्टोन, मैटलैंड, इटली के होम्स विगमोर आदि इतिहासकारों ने संवैधानिक इतिहास लिखकर इस क्षेत्र को क्या किया है, विस्तृत किया है। विभिन्न इतिहासकारों ने इनके ऊपर पुस्तकें लिखकर, इतिहास लिखकर। भारत में अगर हम बात करते हैं तो बीपी काणे जो है मुख्य रूप से आते हैं। इनकी पुस्तक 2 अंक में भी ये आपके क्वेश्चन आ सकता है, धर्मशास्त्र का इतिहास। इन्होंने लिखा धर्मशास्त्र का इतिहास। और प्रोफेसर जो रामशरण शर्मा है, उनकी कृति भी विशेष रूप से आती है, वो है प्राचीन भारत में, ध्यान रखें आप, ये पुस्तक है प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएं। 2 अंक में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए आप इस प्रकार के किताबों के नाम जरूर याद रखें। कूटनीतिक इतिहास,
कूटनीतिक अथवा राजनीतिक, जो आपके एम्बेसडर जो दूसरे देशों से संबंध रखते हुए हम इसको भी एक विशेष अंग जो है इतिहास का माना जाता है। वैसे तो ये अलग शाखा है, लेकिन इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसकी भी मानी जा रही है। राजनीतिक इतिहास में आंतरिक तथा बाह्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जबकि इस वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि कूटनीतिक वार्ताओं में परिस्थितियों का महत्व कम होता है। कूटनीतिक जब वार्ताएं चलती हैं उनमें इन्होंने कहा कि जो सबसे ज्यादा महत्व होता है वो होता है वाक चतुरता। आप कितनी चतुराई से उस बात को रख पाते हैं, किस तर्क बुद्धि से आप अपने तर्क दे पाते हैं उस व्यवस्था के बारे में जो आप चाहते हो। तर्क बुद्धि, ये जो दो फैक्टर है ये ज्यादा उपयोगी हैं बजाय परिस्थितियों के। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार की देखते हैं हम, भारत पाकिस्तान, भारत चीन के बीच में भी वार्ताएं चलती रहती है। भारत में के बीच जो है समस्याओं के बीच समाधान के लिए वार्ताएं चलती हैं, मीटिंग्स होती हैं, पत्र भी होते हैं, संधि समझौते भी होते हैं, पता नहीं कितनी चीजें होती हैं। तो उन से कई जो है देशों की बड़ी बड़ी समस्याएं जो है सोल्व हो जाती हैं अगर कूटनीति से काम लिया जाए तो। सैन्य इतिहास, राजनीतिक इतिहास धारा में सैनिक इतिहास धारा निकलती है। कुछ इतिहासकारों ने युद्ध व सैनिक इतिहास को स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने पर बल दिया है। युद्ध और सैनिक इतिहास पर भी अलग से बल देने की जरूरत उन्होंने बताई। उनका विचार है कि बहुत से राज्यों के उत्थान, ये तो हम मानते ही हैं, बहुत से राज्यों के उत्थान और पतन के लिए सैनिक कारण जो है उत्तरदायी रहे हैं। सैनिक कारण उत्तरदायी रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी आपने देखा होगा, सेकंड वर्ल्ड वार में भी बहुत से राज्य बने और बिगड़े। सैन्य इतिहास में युद्ध के कारणों, युद्ध के जो कारण है, युद्ध से संबंधित जो नीतियां थी और रणनीति थी, उनका जो अध्ययन है ये इस इतिहास की शाखा में विशेष रूप से किया जाता है। इसके अंतर्गत सैनिक बलों का गठन हुआ, सामग्री कैसे कहां से आए, अस्त्र शस्त्र का विकास था, शस्त्रों का स्थिति का विश्लेषण है, ये सब इसके अंतर्गत किया जाता है सैन्य इतिहास के अंतर्गत। यूरोप में मध्यकालीन युद्धों का इतिहास भी लिखा गया है, फिर भी सैन्य इतिहास विधा मुख्यतः 20वीं सदी में ही विकसित हुई। 20वीं सदी में दो महायुद्धों संबंधी लेखन भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दो महायुद्ध अभी हमने जिक्र किया, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार का भी जो है बड़ा योगदान जो है, या मतलब जो जरूरी है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। युद्धों के लिए निर्णायक के तौर पर सैन्य इतिहास पर अत्यधिक जोर देना भी अधिक समझदारी वाली बात नहीं होगी। राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों के परिणति के रूप में ही युद्ध की संभावना बनती है। युद्ध के पीछे भी राजनीतिक या आर्थिक कारण ही फैक्टर होते हैं, ये बात कहना चाह रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा बल भी नहीं दिया जाना चाहिए। सांस्कृतिक इतिहास, हम सांस्कृतिक इतिहास की बात करें तो संस्कार हैं, आपके परंपराएं हैं, सामाजिक इतिहास का भी भाग है वैसे तो ये। आपका विविध कलाएं हैं, चित्रकला आ गई, आपकी वास्तुकला है, संगीत है, नृत्य है, सब कलाओं का जो है इसमें योगदान रहेगा, अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा। वैसे तो ये सभी विषय सामाजिक इतिहास के भी अभिन्न अंग हैं, फिर भी कुछ इतिहासकारों ने इनका अलग अध्ययन करते हुए सांस्कृतिक इतिहास को इतिहास क्षेत्र में अलग स्थान दिलवाने का प्रयास किया है। सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन विभिन्न कालखंडों के तहत किया जाता है। अलग अलग राजवंशों, मौर्य, गुप्त सल्तनत काल, मुगल काल के शासन काल में भी सांस्कृतिक इतिहास के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश की गई। आपने पहले भी पढ़ा होगा, मुगल काल में कैसी इमारतें बनी, कैसे नृत्य कला रही, गुप्त काल में कैसी रही, मौर्य काल में कैसी रही। इन सब कालों में जो भी संस्कृति की धारा रही, वो विभिन्न उनके सब के पहलुओं का जो समझने का जो प्रयास है वो इस ब्रांच के अंदर किया जाता है।
धार्मिक इतिहास। धर्म सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास का अंग है। हम सामाजिक इतिहास भी पढ़ाए और सांस्कृतिक इतिहास भी, लेकिन इसको ये काफी रोचक है, काफी अलग भी है, तो इसलिए इसका भी अलग एक ब्रांच बनाकर अध्ययन किया गया है। तो वो हम पढ़ेंगे। धर्मों की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदू कैसे बना, मुस्लिम कैसे बना, उनका फिर विकास कैसे होता है, फिर उनके सामाजिक आयाम क्या है, संस्थागत रूप कैसे बने, फिर उनके दार्शनिक जो सिस्टम है वो कैसे हैं। इन सब पक्षों का अध्ययन जो है इस ब्रांच में किया जाता है आपका। यूरोप में आपने अभी तो नहीं पढ़े, हम बताएंगे आपको, ये अगले फाइनल ईयर में आता है। वैसे तो ये आपके प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो विचारधाराएं हैं, ठीक है। कैथोलिक जो पुराने नियमों को मानते थे, प्रोटेस्टेंट जो विरोध करके, प्रोटेस्ट करना, विरोध करके कुछ नए विचारधारा को लेकर आए, वो प्रोटेस्टेंट थे। इन्होंने भी धार्मिक विषयों पर काफी जो है, इनके कारण से भी धार्मिक इतिहास में काफी उन्नति हुई। पुनर्जागरण काल आया, धर्म सुधार काल आया, अपने यहाँ पर भक्ति काल भी आया था। अगर भारत की बात करें तो सब के दौरान जो है विशेष प्रगति जो है इसके इतिहास में हुई। और अगर हम बात करें तो बौद्ध जैन भी हमारे यहाँ पर रहे भारत के संदर्भ में, इसमें भी एक विशेष उन्नति होती है। धार्मिक भावनाओं से प्रेरित नहीं होना, वैज्ञानिक व्याख्याएं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान जरूरी है, नहीं तो फिर इतिहास का प्रारूप बदल जाएगा, इतिहास बायस्ड हो जाएगा, वो इतिहास के लिए अच्छी बात नहीं होगी। 9वां जो आपका बिंदु है वो है विचारों का इतिहास। अगले पेज पे ही कर लेते हैं हम। नौवां बिंदु जो है आपका वो है विचारों का इतिहास। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, कई बार आ जाता है बड़े क्वेश्चनों में, इसलिए आप इसको हल्के में न लें, अपने हिसाब से इसके नोट्स बनाएं। 2 किताबों से देखकर, 3 किताबों से देखकर, इंटरनेट से देखकर, मेरा ये लेक्चर सुनकर, कोई और लेक्चर सुनकर आप अच्छे से अपने नोट्स बनाएं। इतिहास क्षेत्र के अंतर्गत विचारों का इतिहास विशेष उल्लेखनीय है। बहुत से दार्शनिक और इतिहासकार विचारों का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार करते हैं। उनका यह विचार है कि मानवीय गतिविधियों के प्रेरणा स्रोत, मानवीय जितनी भी गतिविधियां हैं उनके जो प्रेरणा स्रोत हैं वो कौन है? विचार है। जब विचार आता तभी आदमी कोई काम करता है, बात तो ठीक है। इसलिए यदि अतीत के विभिन्न युगों में बुद्धि तथा विचार की भूमिका को समझ लिया जाए तो ऐतिहासिक विकास को समझा जा सकता है। तो ऐतिहासिक विकास को समझने के लिए इसका अध्ययन बहुत जरूरी है कि उन विचारों को समझा जाए। कोलिंगवुड ने, तो हमने पढ़ा था कि कोलिंगवुड ने कहा था कि समस्त जो इतिहास है वो विचारों का इतिहास है। कोलिंगवुड की व्याख्या जो है इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनके अनुसार विचार मानवीय कार्यों का उद्गम स्थल है। विचार ही जो है ना शुरुआत, नींव जो है, बीज जो है विचार का काम करते हैं। ये मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित तथा बाध्य करते हैं। इसलिए विचारों के इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो समस्त इतिहास इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का चिंतन उसमें रहा है। यदि चिंतन नहीं है तो इतिहास भी नहीं हो सकता, क्योंकि विचार ही कार्य व्यवहार को जन्म देता है। विचार ही कार्य व्यवहार को, जो विचार आएगा वही तो फिर प्रैक्टिकल में तब्दील होगा। विचार ही कार्य व्यवहार को जन्म देता है। सहज रोजमर्रा जीवन जिसमें कोई नया विचार चिंतन नहीं है तो फिर समाज में कोई बदलाव नहीं आएगा। लोग प्रातः उठे, दिनचर्या के काम समाप्त कर खाएं पिए ठटी सब कुछ करें, कि परिवर्तन के बिना इतिहास नहीं बनता। मानव के सहज जीवन में खुशहाल और आनंदमय जीवन बनाने में कोई विशेष नीति अथवा चिंतन कार्य कर रहा हो तो निश्चय ही इतिहास बन रहा होता है। तो कुल मिलाकर समस्त इतिहास जो है विचारों का इतिहास, इसका ये कहना है। 10वां जो बिंदु है वो है आपका विश्व इतिहास। ऐसे तो सारे जो हमने भी पढ़े वो सारे ही इतिहास का ही अंग है, विश्व इतिहास भी उसमें से ही आता है।
संकुचित इतिहास होगा तो संकुचित भावनाएं होंगी। अतः इसने कहा कि इस ब्रांच को बनाने वाले लोगों ने कहा था व्यापक व मानवीय भावनाओं का अध्ययन करने के लिए जो है ना विश्व इतिहास की आवश्यकता हुई। जरूरी है किसी राष्ट्र विशेष किसी सीमित क्षेत्र के संकुचित अध्ययन के विपरीत विश्व स्तर पर अध्ययन का जो है दृष्टिकोण अपनाया जाए। दृष्टिकोण विश्व का रखा जाए, न कि किसी संकुचित क्षेत्र का। आधुनिक काल में औद्योगिक व पूंजीवादी विकास के फलस्वरूप राष्ट्रों का उदय हुआ। आपने पढ़े होंगे 11वीं के इतिहास में, विश्व इतिहास भी इसमें आता है कुछ। साम्राज्यवाद आया आपका, एशिया अफ्रीका के राष्ट्र, हमारे राष्ट्र भी गुलाम रहा। अन्य जो भी राष्ट्रवादी धारणा आई, फिर लोग अपने राष्ट्र को ही सब कुछ मानने लगे। तो इन सब धारणाओं के अनुसार कुछ चीजें जो है हमारी संकुचित हुई, भावनाएं संकुचित हुई, विचार संकुचित हुए, पहले भी संकुचित हुए, महायुद्ध भी हुए इनके परिणाम स्वरूप ही। तो कुल मिलाकर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय इतिहास ही की बात आएगी, सबका जरूरी है। तो वो हानिकारक हो सकता है केवल अगर वही लिखा जाए। तो मानव को, समाज को, पर्यावरण को, सब चीजों को अगर केंद्र में रखकर इतिहास लिखा जाए अंतरराष्ट्रीय विश्व स्तर का, तो फिर ये इससे एक अच्छा जो है परिणाम निकल कर आता है। विश्व भ्रातृत्व की भावना, विश्व जो भ्रातृत्व है आपका, भ्रातृत्व, उसका मतलब क्या है कि भाईचारे का जो आपका इतिहास है वो होना चाहिए। ये एक आवश्यकता बन गई। विश्व इतिहास लेखन ने इस भावना को फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सर्वप्रथम सर वाल्टर रेले ने, किन्होंने? सर वाल्टर रेले ने विश्व इतिहास लिखा। टैनबी तथा H.G. वेल्स ने भी इस दिशा में काम किया है। नाम याद रखने पड़ेंगे आपको विश्व इन इतिहासकारों के कुछ। पहला लेसन आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पहले एक दो लेसन, बाकी बड़ा सरल विषय है। अगर आप इसको समझोगे तो ये भी बड़े सरल है, आपसे जुड़े हुए विषय हैं। इतिहास बिल्कुल हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ विषय है। तो इन सब के कारण से ही आपको पता है कि फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी बनी, UNO अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने, आपको पता, और भी कई अन्य संगठन बने। तो वर्तमान में वैश्वीकरण के युग में इतिहास की विश्व दृष्टि की एक ऐतिहासिक आवश्यकता बन चुकी है, जो विश्व को भाईचारे का और शांति का संदेश दे। इसलिए विश्व के इतिहास का मुख्य हम बात कर रहे थे। निष्कर्ष क्या है? अब हमने इतिहास के क्षेत्र का वर्गीकरण पढ़ लिया। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि इतिहास क्षेत्र समय व स्थान की सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप बदलता रहता है। इतिहास क्षेत्र समय स्थान की सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप बदलता रहता है। इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं हो सकता, मतलब लगातार बदलाव में है, लगातार चेंजेबल है। वर्तमान की सामाजिक समस्या को समझने, उन्हें हल करने के लिए ऐतिहासिक ज्ञान की जरूरत है। समस्याओं के हल के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए ऐतिहासिक ज्ञान की जरूरत है। इसको आप समझें। अब ये एक विज्ञान बन चुका है जिससे बहुत सारी चीजें हल हो रही हैं। केवल ये कहानी वृत्तांतों का इतिहास नहीं है, विज्ञान बन चुका है। इतिहास के फैलते एक्सतीज के फलस्वरूप इसके क्षेत्र का वर्गीकरण प्रारंभ हुआ, उपशाखाएं बनी, विशिष्ट स्पेशलाइजेशन हुआ। तो ऐसी दक्षता सामान्य इतिहास की जानकारी के अभाव में संभव नहीं हो सकती। तो वैश्वीकरण का संकीर्णता का जो युग है, इसमें मुक्त इतिहास के लेखन की जरूरत है। सभी तबकों वर्गों को समझने की जरूरत है। नारी इतिहास की जरूरत है, पिछड़े वर्ग के इतिहास की जरूरत है। तो इन सब से हमारा इतिहास जो है बनता है, उसको आप समझेंगे। इस तरह से ये आपका वर्गीकरण हो गया है। थोड़ा पाठ बड़ा हो गया, जबकि हम सोचते हैं कि आपको छोटी वीडियो कराई जाए, लेकिन ये टॉपिक पूरा करना जरूरी था। सामाजिक इतिहास, आर्थिक, संवैधानिक, कूटनीतिक, सैन्य, सांस्कृतिक, धार्मिक, फिर आपका विचारों का इतिहास, विश्व इतिहास और फिर इसका निष्कर्ष। तो प्रश्न कई बार इस प्रकार से आता है कि इतिहास से आप क्या समझते हैं या इतिहास का क्या अर्थ है।
और जो है साथ में पूछेगा कि इतिहास का वर्गीकरण आप बताइए। तो 1 पेज इसके ऊपर लिखना, 4 पेज इसके ऊपर लिखना। इस तरह से आपका प्रश्न पूरा होता है। 4 से 5 पेज का उत्तर जब आप लिखेंगे आंसर शीट पे, तब जाके आपको 16 अंक मिलते हैं। तो कोई बात इस वीडियो की अगर आपको ना समझ में आई तो आप व्हाट्सअप अपने ग्रुप बना दिया है, सबको जोड़ रखा है, तो उसमें आप पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। उसका टाइम आपका जो है दोपहर 1 से 2 तक का है। 1 से 2 बजे के बीच भी आप पूछ सकते हैं कॉल करके। उससे पहले आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। विषय को समझे, थोड़ा थोड़ा काम मिल रहा है उसको आप कर लें अच्छे से।